हेलो एवरीवन, मैं सोहम कुमार। एक संपूर्ण शिक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस का हिस्ट्री का क्लास 2 देखेंगे, ठीक है। दूसरा क्लास देखेंगे और हम लोग पहले क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री का यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में क्यों हुआ और हम लोगों ने लगभग बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया था। 5 मिनट में बस हम लोग उसे रिवाइज कर लेंगे तो आप लोग का भी रिविजन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत में पुर्तगाली कंपनी का आगमन क्यों हुआ। तो कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ, ठीक है। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ तो आप लोग इस पर याद कीजिए कि तो 1453 में हुआ, ठीक है। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ, 1453 ईस्वी को हुआ। उसके बाद वास्को डी गामा भारत कब आया, 1498 ईस्वी, ठीक है। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आया। और किस रास्ते से, ठीक है। अगर हम पूरा मैप को अगर देखिए, ये हमारा क्या हो गया, साउथ अफ्रीका। तो ये केप ऑफ गुड होप के रास्ते से ये भारत आया, ठीक है। तो इसे किसने सहायता किया, तो गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद के द्वारा वो वास्को डी गामा का सहायता किया गया, जिसके फलस्वरूप ये केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया। और उसे वास्को डी गामा का कौन स्वागत किया, तो हिंदू राजा जमोरिन ने इसका भव्य स्वागत किया, ठीक है। इसके बाद अब केप ऑफ गुड होप के रास्ते जो वास्को डी गामा भारत आया, तो केप ऑफ गुड होप यानी या उत्तमासा अंतरीप, ठीक है। केप ऑफ गुड होप का नाम है उत्तमासा अंतरीप, ठीक है, अंतरीप। तो उत्तमासा अंतरीप या केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की, तो केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की, अगर हम बात करते हैं 1486 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियास ने, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि केप ऑफ गुड होप, क्योंकि सभी कोई जानता है क्या है कि वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आए थे, लेकिन केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, तो बार्थोलोम्यू डियास ने, ठीक है। बार्थोलोम्यू डियास ने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, ठीक है। तो ये आप लोग को पता हो गया, ठीक है। अब ये जो भौगोलिक खोज, ठीक है, भौगोलिक खोज, ये जो कुसुमतुनिया के पतन के बाद जो भौगोलिक खोज हुई, तो इसका श्रेय सबसे अधिक किससे जाता है, तो पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर थे। ये सब हमारा क्लास में हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग इसका सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए इतना फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर जो जिससे ये समझ में नहीं आ रहा है वो फर्स्ट क्लास देख लें, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पूरा समझ में आएगा, ठीक है। हेनरी द नेविगेटर, ठीक है, और स्पेन की रानी इसाबेल, ठीक है। स्पेन की रानी इसाबेल के द्वारा भौगोलिक खोज को प्रोत्साहन दिया गया था, ठीक है। अब देखिए 1492 में एक डाटा आप लोग को याद होगा। 1492 में अमेरिका की खोज किसने की, तो आप लोग को पता होगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा क्या किया गया, तो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की खोज की गई। और ये अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा, ठीक है। तो हमारा इतना ये पिछले क्लास में हो गया था और हम लोग मैप के द्वारा भी समझे थे, ठीक है। आज हम लोग अब स्टार्ट करेंगे हम लोग कि यूरोपीय कंपनी का आगमन पहले किस किस क्रम में कौन सी कंपनी आई, ठीक है। सिर्फ पुर्तगीज़ ही नहीं, बहुत सारी कंपनी आई थी। पुर्तगीज़, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, ब्रिटिश, सभी कंपनी आई थी। अब सभी कंपनी का हम लोग आगमन का क्रम देखेंगे, ठीक है। आज से हम लोग का यहाँ से क्लास स्टार्ट हो रहा है, आज का क्लास यहाँ से, और अभी तक जो हुआ ये पिछले क्लास का रिविजन था, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें भारत में आप लोग चाहे तो साथ में नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले से लिख करके नहीं रखा हूँ, तो आप लोग भी साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी कंपनी भारत आई, सबसे पहले पुर्तगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। पुर्तगाली या इंग्लिश में से पुर्तगीज़ भी कहते हैं EIC, ठीक है। EIC का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा गया, हम लोग वेस्ट इंडिया कंपनी क्यों नहीं कहते हैं और नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों नहीं कहते, इससे हम लोग अभी भी देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा गया। आप लोग लुसेंट वगैरह सब में देखते होंगे या फिर अन्य बुक में कि ईस्ट इंडिया कंपनी, व्हाट इज ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा गया, ठीक है। अगला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
अगला फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर अगला कंपनी जो है वो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर अगला फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर अगला स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इस प्रकार ये हमारे कंपनी का क्रम था, 6 कंपनी का क्रम था। और एक बीच में जो कि उस कंपनी का पता कुछ मतलब उतना फैक्ट उस कंपनी का उतना कोई भारत में अहम रोल नहीं था इसलिए, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ ऑस्टेंड ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इससे हम लोग उतना नहीं याद रखेंगे। ठीक है, बस हम लोग को ये 6 कंपनी का डेट याद रखना है। ठीक है, तो देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया, तो ये 1498 में। अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बात करते हैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपका ये 1600 ईस्वी में आए थे। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये आपका 1602 ईस्वी में। ठीक है, और डेनिश ये 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये आपका 1731 में। ठीक है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1731 में। और अगर इसका बात करते हैं तो ये 1715 में ही आए थे, लेकिन ये भारत में उतना नहीं चल पाए, ये तुरंत ही निकल लिए। ठीक है, तो ये हम लोग का 4 डाटा था, ये आपको 4 डाटा आप लोग को याद रखना है, सॉरी 6 डाटा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में। ठीक है, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में। ठीक है, ये हम लोग को ये डाटा याद रखना है, क्योंकि हाल ही में पारा मेडिकल का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें पूछा था कि वास्को डी गामा भारत में कब आए थे, तो ये 17 मई 1498। ठीक है, 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आए थे। भारत में कहाँ आए थे, तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर ये पहुँचे थे। ठीक है, तो ये आप लोग को कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ये आप लोग आगमन याद रखिएगा। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में फिर पहला क्लास और दूसरा क्लास का पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, जितना भी क्लास होगा तो उसका सारा रिवीजन होगा। ठीक है, और इसमें एक कि जितना सारा कंपनी है, ये सारा कंपनी का लगभग 7 से 8 क्लास होगा, तो सभी क्लास का मिला करके एक दिन टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, एक दिन टेस्ट लिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखते हैं, इसके बाद धीरे धीरे एक एक करके सारी कंपनी को देखते जाएंगे। चलिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हमारा हेडिंग हो गया। ठीक है, अब देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, तो सबसे पहले हाँ मैं आपको बताया था कि EIC क्यों लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा गया। तो देखिए ये हमारा भारत हो गया। ठीक है, और इधर हमारा दक्षिण अफ्रीका हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या था, यूरोप था इधर। ठीक है, ये हमारा यूरोप था, और हमारा भारत यहाँ है। ठीक है, और इधर पुर्तगीज, स्पेन, ब्रिटिश, डच, डेनिश, जितना भी यूरोपीय कंपनी था वो सभी भारत के पश्चिम में ही थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा गया, जब ये पश्चिम में है तो यहाँ से जितना भी व्यापार के लिए आ रहे थे, ठीक है, तो इस रास्ते से होते हुए, ठीक है, इस रास्ते से होते हुए ये केप ऑफ गुड होप के रास्ता पार करते हुए ये पूरब में व्यापार करने के लिए भारत आ रहे थे। ठीक है, यानी कि ईस्ट में व्यापार करने के लिए भारत आ रहे थे, तो इसलिए इसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। आप लोग ने समझे। देखिए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, ये पश्चिमी देश था। ठीक है, लेकिन व्यापार करने के लिए कहाँ जा रहे थे, भारत जा रहे थे। ठीक है, व्यापार करने के लिए भारत जा रहे थे, यानी कि पूरब की दिशा में जा रहे थे, तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। अभी मान लीजिए भारत ही अगर श्रीलंका में जाएगा, तो श्रीलंका कहाँ है, तो दक्षिण पूर्व में। ठीक है, तो वहाँ पर हो सकता है कि क्या कहा जाएगा, दक्षिण पूर्व इंडिया कंपनी। ठीक है, या फिर दक्षिण पूर्व श्रीलंका, इस तरह से कंपनी, क्योंकि ये डायरेक्शन के हिसाब से उस कंपनी का नाम डिसाइड होता था। ठीक है, जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब अगर श्रीलंका में आएगा तो भारतीय दक्षिण पूर्व श्रीलंका कंपनी, इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये आप लोग ये समझ गए ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा गया, क्योंकि पश्चिमी देश व्यापार करने के लिए पूरब की दिशा में, पूरब की देशों में जा रहे थे, तो इसलिए इसे इसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखते हैं। आज हम लोग पूरा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सबसे पहला लाइन पुर्तगाली का
पुर्तगाली का जो कंपनी था, ठीक है, उसका भारत में क्या नाम था, ठीक है। पुर्तगाली का जो कंपनी था उसका पुर्तगालियों का भारत में जो नाम था, भारत में जो साम्राज्य मान लेते साम्राज्य, उसका क्या नाम था, तो ये था आपका एस्तादो द इंडिया था। ये आपका एग्ज़ाम में पूछा गया इसलिए मैं आपको बताया, ठीक है। ये यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है कि पुर्तगालियों का भारत में जो साम्राज्य बना उसका क्या नाम था, तो एस्तादो द इंडिया था, ठीक है। एस्तादो द इंडिया, ये आप लोग डबल स्टार कर लीजिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एस्तादो द इंडिया, ठीक है, एस्तादो द इंडिया, ठीक है। अब देखिए वास्को डी गामा जो भारत आया, ठीक है। वास्को डी गामा का पूरा कहानी मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया हूँ, ये हमारा सेकंड लेक्चर इसलिए उतना समय नहीं लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग आते हैं कि वास्को डी गामा जो ये कैप ऑफ गुड होप के रास्ते पर यहाँ पर जो आया, तो गुजरात का व्यापारी अब्दुल मजीद था। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि वास्को डी गामा को भारत आने के लिए रास्ता कौन दिखाया, तो गुजराती व्यापारी। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा क्या है कि वास्को डी गामा को कैप ऑफ गुड होप पे या फिर भारत आने में जो अब्दुल मजीद सहयोग किया वो कहाँ के व्यापारी थे, तो गुजराती व्यापारी थे, ठीक है। आप लोग इसे लिख सकते हैं कि मैं आपको लिखवा दूँगा, ठीक है। वास्को डी गामा को यहाँ से ये हेल्प किए, ठीक है। यहाँ से फिर ये भारत आने में, क्योंकि केरल सब ये समुद्र के किनारे का देश है, ठीक है। इधर ये आपका केरल, फिर ऊपर में हो गया कर्नाटक, फिर गोवा, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, तो ये सब हमारा इधर समुद्र से सटे हुए देश हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये वास्को डी गामा केरल की कालीकट बंदरगाह पर आया और वहाँ का शासक था जमोरिन, ठीक है। तो ये कब आए, तो 17 मई 1498। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है डेट के साथ, क्योंकि 1498 सभी को याद होता है, 1498 या फिर मई 1498, लेकिन ये एग्जैक्ट डेट उतना को पता नहीं होता है, ठीक है। 17 मई 1498 ये एग्जैक्ट डेट हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट डेट हम लोग याद रखेंगे 17 मई 1498, ठीक है। अब देखिए इसके बाद वास्को डी गामा जो भारत आए तो कहाँ पर आए, तो केरल के कालीकट बंदरगाह, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वहाँ का कौन था, जमोरिन, ठीक है। जमोरिन शासक था, ठीक है। जमोरिन शासक था, इन्होंने इसका सहयोग किया था, ठीक है। इन्होंने इसका क्या किया था, सहयोग किया था। इसके बाद अब हम लोग अगला देखते हैं कि अब जमोरिन था, इसके बाद 1498 में जो भारत आए, तो फिर पुर्तगाली कंपनी भारत में क्यों आए थे, ठीक है। तो ये व्यापार के उद्देश्य से भारत आए थे, ठीक है, मसाला के व्यापार के लिए। तो वास्को डी गामा यहाँ से जो मसाला लेकर के, मान लेते इतना ये, मतलब ये मसाला वो 1 रुपया में लेकर के भारत से गए, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर जिस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पर उसका रेट कम होता है, ठीक है। जहाँ पर जिस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पर उसका रेट कम होता है, यानी दाम कम होता है। तो मान लीजिए कि पुर्तगाली केरल से, यानी कि भारत से, ठीक है, भारत के राज्यों से कोई मसाला 1 रुपया में लेकर के गया, ये यहाँ से ये मसाला 1 रुपया में लेकर के गया और इस समुद्री रास्ते से होते हुए, ठीक है, ये यूरोप गए, ठीक है, यूरोप गए और पुर्तगाल में, ठीक है, पुर्तगाल में ये 1 रुपये का मसाला 60 रुपया में बिका, ठीक है। ये 1 रुपये का मसाला 60 रुपया में बिका, यानी कि 60 गुना लाभ। ये एग्जाम में पूछा गया, जितना भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ ये सब एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो कितना, ये 60 रुपया, यानी कि 60 गुना लाभ इससे प्राप्त हुआ, ठीक है। अब किसी को, अभी मान लीजिए आप ही कोई काम करते हैं, ठीक है, अगर आप उसमें आप 1,000 रुपया लगाएं, ठीक, 1,000 रुपया आप अपना पूंजी लगाएं, ठीक है, और वो आपका, अब जब आप उसे सेल करते हैं वो आपका 60,000 में बिक रहा है, तो आप क्यों नहीं, आप फिर बार बार वहाँ पे आइएगा, और आपका दोस्त अगर वो चीज़ देख ले कि ये 60 गुना लाभ किया, तो फिर अगला कोई आएगा, ठीक है, फिर वो अगला व्यापार करने के लिए आएगा। तो दूसरा कौन आया, तो दूसरा अगर हम देखते हैं तो केब्राल आया था, ठीक है, केब्राल, ठीक है। इसका पूरा नाम था पेड्रो अल्वारेज केब्राल, ठीक है, पेड्रो अल्वारेज केब्राल। ये दूसरा व्यापारी आया था। तो ये दूसरा व्यापारी कब आया था, केब्राल, तो ये आपका 2 साल के बाद आया था, 1500 ईस्वी में केब्राल आया और ये भी बहुत सारा लाभ कमाया, ठीक है, केब्राल भी बहुत सारा लाभ कमाया। अब देखिए इसके बाद, अब आप अगर मान लीजिएगा कि आप बिहार में कोई काम कर रहे हैं और आप उससे महाराष्ट्र में जा करके बेच रहे हैं और उसको बहुत सारा आपको लाभ हो रहा है, तो आप ज़रूर सोचिएगा कि महाराष्ट्र में एक अपना हम जगह ले लें हम लोग, और वहाँ जा करके अपना हम सारा सामान स्टॉक करें, फिर उसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा हम बेचें, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो भारत में इस तरह से वहाँ का जो राजा था,
तो वो क्या किया, फिर भारत में अपना एक क्या करने लगा कि वायसराय या फिर एक तरह से कंपनी को मतलब संचालन करने के लिए वहाँ से अपना एक प्रतिनिधि भेजने लगा। तो पहला प्रतिनिधि कौन था, पहला प्रतिनिधि कौन था, तो ये पहला प्रतिनिधि 1503 ईस्वी में अल्बुकर्क आया, ठीक है। पहला प्रतिनिधि अल्बुकर्क, ठीक है, अल्बुकर्क आया, ठीक है, अल्बुकर्क। और इन्होंने ही कारखाना का स्थापना किया, ठीक है, इन्होंने ही कारखाना का स्थापना किया, ठीक है। और इन्होंने पहला कारखाना स्थापित किया, ठीक है, इन्होंने पहला कारखाना स्थापित किया, ठीक है। और ये कब किया, तो 1503 ईस्वी में, ठीक है, 1503 ईस्वी में इन्होंने पहला कारखाना स्थापित किया। और अल्बुकर्क के बारे में हम लोग 2-3 पॉइंट्स और याद कर लेते हैं, इन्होंने कोचीन को, ठीक है, इन्होंने कोचीन को, ये एक कारखाना भी कोचीन में ही स्थापित किया। और इन्होंने क्या किया कि अल्बुकर्क जो भारत आया तो इन्होंने कोचीन में स्थापित करने के बाद इन्होंने कोचीन को एक बड़ा मुख्यालय के रूप में इसे मुख्यालय कोचीन में बनाया, ठीक है। कोचीन में मुख्यालय बनाने के बाद इन्होंने अब देखा गया कि हम इस क्षेत्र में शासन कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए क्या है कि आप इस क्षेत्र में शासन कर रहे हैं और आप यहाँ पर अधिक से अधिक आप धन कमा रहे हैं और बाकी आदमी बेरोजगार बैठा हुआ है। तो बेरोजगार आदमी तो यही सोचेगा कि ये इतना मेरे सामने से पैसा कमा रहा है, क्यों ना एक दिन हम इसे लूटें और हम इसे मारें, इसका सारा पैसा हम ले लें। तो पुर्तगाली तो थे होशियार, इन्होंने क्या किया कि पुर्तगाल से और भी जो व्यक्ति आए थे वो अल्बुकर्क ने और अपने जो उसके साथ में जो सहयोगी आए थे और भी जो पुर्तगाल से जो काम करने के लिए आए थे, उन्हें कहा क्या कि आप लोग तो यहाँ पर काम कर रहे हैं, अब आप लोग एक काम कीजिए, भारत की महिला से आप लोग शादी कीजिए और शादी करके आप लोग अगर दामाद बन जाइएगा तो आप लोग को फिर नहीं मारेगा, ठीक है, आप लोग को फिर भारतीय नहीं मार सकते हैं। तो फिर क्या किया, इन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया, जिसके कारण शादी करने के बाद अब उन्हें खाने पीने का भी टेंशन नहीं रहा और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे, ठीक है, क्योंकि वो तो अब भारत का दामाद बन गया। तो इन्होंने पुर्तगाली पूछ किया एग्ज़ाम में कि भारतीय महिलाओं से पुर्तगालियों का कौन ऐसा मतलब प्रतिनिधि था या फिर जो संचालक था जो भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए पुर्तगालियों को प्रेरित किया, तो वो अल्बुकर्क, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि जो कोचीन, अब इसके बाद गोवा आप लोग को पता होगा कि गोवा सबसे पहले पुर्तगाली आया और सबसे बाद में पुर्तगाली गया 1961 में। भारत स्वतंत्र होने के बाद भी ये लगभग 20 साल तक हमारे भारत में रहा, ठीक है। 1961 में इसे यहाँ से भगाया, ठीक है, 1961 में। लेकिन अब क्या किया कि अब गोवा समुद्र के किनारे था और यहाँ पर कोई भी बिजनेस के लिए तो ये बहुत अच्छा जगह था। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने 1510 ईस्वी में वहाँ का शासक था यूसुफ आदिल शाह, ठीक है, यूसुफ आदिल शाह से युद्ध करके गोवा को छीन लिया, ठीक है, यूसुफ आदिल शाह से युद्ध करके गोवा को छीन लिया, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि अल्बुकर्क ने गोवा को किससे छीना, तो यूसुफ आदिल शाह से अल्बुकर्क ने गोवा को कब छीना, तो 1510 ईस्वी में, ठीक है, 1510 ईस्वी में गोवा को छीना, ठीक है। तो इसके लिए ये दो फैक्ट इन्होंने पहले कारखाना कहाँ स्थापित किया, 1503 में कोचीन में किया, दूसरा पुर्तगालियों भारतीय महिलाओं से शादी विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया और इसे वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है कि पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा अल्बुकर्क, ठीक है। वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, अल्बुकर्क को, ठीक है, अल्बुकर्क को कहा जाता है। और इन्होंने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना, प्रथम कारखाना स्थापित किया 1503 में और इन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया और इन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया पर मलक्का पर भी अधिकार किया था, ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशिया ये आपका भारत हो गया और आपको पता होगा कि भारत एशिया महादेश में है, ठीक है, भारत एशिया महादेश में है और ये दक्षिण पूर्वी एशिया इस साइड में मलक्का पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया था, ठीक है, जो कि अभी मलक्का जल संधि सब हो गया है। अब हम लोग अल्बुकर्क के बारे में देख लिए, अब हम लोग देखते हैं अल्मीडा के बारे में, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है,
फ्रांसिस्को दी अल्मीडा के बारे में देखते हैं। अब आते हैं अल्मीडा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अल्मीडा के बारे में देखते हैं हम लोग। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को लॉन्च किया, ठीक है, मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया, ठीक है, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसी ब्लू वाटर पॉलिसी को हम लोग नीले जल की नीति कहते हैं, ठीक है, नीले जल की नीति क्या हुआ कि आप लोग को पता होगा पृथ्वी क्या नीला ग्रह है, क्यों? क्योंकि पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और इन्होंने समुद्र से जो भी व्यापार करने के लिए भारत आए, तो इसलिए ये समुद्री रास्ते से, पानी के रास्ते से भारत आए, इसलिए इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि इन्होंने कार्टेज पद्धति, यानी कि समुद्र में जो भी जाएगा वो पुर्तगालियों को टैक्स देगा, ठीक है। कार्टेज पद्धति को, कार्टेज का हिंदी आप लोग को पता होगा परमिट, ठीक है। आप लोग अभी भी जैसे कि टोल टैक्स वगैरह सब में टैक्स दे करके गाड़ी पास होती है, तो उसी तरह का ये था, समुद्र में जो भी जहाज जाएगा वो पुर्तगालियों को टैक्स देगा, क्योंकि इसका जो नौसेना था बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था, ठीक है। तो ये कार्टेज पद्धति को लागू किया, ठीक है, इन्होंने कार्टेज पद्धति को लागू किया, ठीक है। तो अल्मीडा के बारे में इतना, ठीक है। अब अगला लास्ट आता है नीनो डी कुन्हा, ठीक है, नीनो डी कुन्हा। इससे 2-3 पॉइंट ही पूछा जाएगा, तो हम लोग नीनो डी कुन्हा के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी और कार्टेज पद्धति के लिए अल्मीडा फेमस है, ठीक है। अब आते हैं अगला, नीनो डी कुन्हा, ठीक है। नीनो डी कुन्हा के बारे में देखते हैं हम लोग। तो नीनो डी कुन्हा क्या था, इन्होंने गोवा को मुख्यालय बनाया। पहले कोचीन को मुख्यालय किसने बनाया था, तो अल्बुकर्क ने बनाया था, और इन्होंने, नीनो डी कुन्हा ने गोवा को मुख्यालय बनाया, ठीक है। इसके लिए पहला पॉइंट है, ठीक है, इन्होंने गोवा को मुख्यालय बनाया, ठीक है। और इन्होंने हुगली में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित की, इसलिए 2-3 इंपॉर्टेंट इसके बारे में उतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इन्होंने दमन द्वीप पर भी अधिकार किया था, और इन्होंने हुगली में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित की। हुगली कहाँ है, आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, हुगली कहाँ है, ठीक है। अपनी फैक्ट्री स्थापित की। और इन्होंने चटगांव और हाँ, और इसके बाद हुगली में अपनी जो फैक्ट्री स्थापित की, और फैक्ट्री स्थापित करने के बाद इन्होंने वहाँ पर मतलब कई तरह के आपराधिक घटना स्टार्ट कर दिए, लूटपाट करना, मारपीट करना, इस तरह से। फिर शाहजहाँ ने क्या किया, शाहजहाँ ने इसे 1632 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाहजहाँ ने 1632 ईस्वी में इसे गोवा को छीन लिया, ठीक है। अब नीनो डी कुन्हा के बारे में इतना काफ़ी है। और हाँ, एक लाइन आप लोग लीजिए, 1961 में ये सबसे पहले भारत आने वाला सबसे पहला यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली था, और सबसे बाद में जाने वाला कौन था, पुर्तगाली कंपनी ही था। और ये 1961 में गोवा और दमन द्वीप को स्वतंत्र किया, ठीक है, गोवा और दमन द्वीप को स्वतंत्र किया, ठीक है। अब हम लोग इतना पुर्तगाली कंपनी से इतना सही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब इसमें कुछ फैक्ट है, हम लोग वो देख लेते हैं कि पुर्तगालियों का भारत में क्या क्या देन था। आखिर में कोई भी अगर कहीं जाता है तो वहाँ पर अपना वो कुछ ना कुछ लेकर कहीं जाता है, ठीक है, अच्छा खराब सब कुछ लेकर जाता है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों की देन, ठीक है, पुर्तगालियों की देन क्या क्या था। अभी जो हमारे भारत में सबसे अधिक जो तंबाकू चल रहा है, ठीक है, राजनिवास, बहुत तरह का जो क्या क्या नाम है, वो सब जो भी चल रहा है वो सब किसका देन है, खैनी जो चल रहा है, बोलो जुमा केसरी, ये सब जो चल रहा है, बिमल, तो ये सब पुर्तगालियों की देन है, ठीक है। तंबाकू जो है, ठीक है, तंबाकू किसकी देन है, तो ये पुर्तगालियों की देन है। और हम लोग जो पपीता खाते हैं, और पपीता हो गया आपका, फिर आलू, मक्का, ठीक है, आलू, मक्का, काजू,
काजू, ये सब जो है ये सब पुर्तगालियों की देन है, ठीक है, पुर्तगालियों की देन है। इन्होंने पुर्तगाली ने ये सब भारत में लाया था, ठीक है। काजू के साथ साथ आपका लीची भी हो गया, लीची, ये सब पुर्तगालियों की देन है, ठीक है। अब देखिए पुर्तगालियों ने ये सब लाया, ठीक है। और हाँ, अभी जो हम लोग फ़ोटो स्टेट जो करवाते हैं, ठीक है, फ़ोटो स्टेट, तो तो पुर्तगालियों की ही देन है। 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में किया, ठीक है। 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया। और इन्होंने गोथिक शैली, ये एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न, गोथिक शैली का विकास किया, ठीक है। गोथिक शैली का विकास किया, ठीक है। गोथिक शैली का विकास किया। गोथिक शैली क्या है कि मंदिर का, जैसे कि मंदिर जो बनता है, इन्होंने गोथिक शैली में, ये हो गया इस तरह से मंदिर बना, इसके ऊपर इस तरह से, ये आपका मंदिर होगा, ये आपका गोथिक शैली का मंदिर हो गया, ठीक है। इन्होंने इस शैली का विकास किया। तो ठीक है, पुर्तगाली के लिए इतना से क्वेश्चन काफ़ी है। आप लोग इससे पूरा अच्छे से देखें, इससे आप लोग लिखें, इसलिए मैं आप लोगों के साथ साथ लिखा, पहले से लिखा हुआ नहीं था, पीपीटी वगैरह नहीं था, उसमें क्या होता है कि क्या लिखें क्या नहीं लिखें, तो मैंने आप लोगों के साथ साथ लिखा, आप लोग इससे साथ साथ लिख भी लिए होंगे। आप लोग इसे पूरा पढ़िए। और नेक्स्ट क्लास जो कल होगा, कल हम लोग पहला क्लास और दूसरा क्लास का पूरा रिवीजन करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल जो हम लोग का रहेगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगा, ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो चलिए, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पूरा समझ में आया हो, तो आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।